हेलो स्टूडेंट्स। नमस्कार बच्चों। आव्या क्लासेस में आपका स्वागत है। और आपने रिक्वेस्ट किया था कि सर फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स का भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको आप कवर करें। सो लीजिए, मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इंटीग्रेशन है वो लेकर के आया हूँ। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि न केवल फिजिक्स बल्कि मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी का थ्योरी एज वेल एज जो एनसीईआरटी का एक एक प्रॉब्लम डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। सो आव्या क्लासेस के साथ बने रहिए और एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। इंटीग्रेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं सबसे पहले इसको स्टार्ट किया हूं। और इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज वाइज पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे और प्रॉब्लम देखेंगे। लाइक आप यदि एक्सरसाइज 7.1 की बात करें तो 7.1 के लिए जो थ्योरी दिया गया है उसका हम लोग देख लेंगे वीडियो, फिर हम लोग प्रॉब्लम का वीडियो देख लेंगे। जिस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए थ्योरी का पोर्शन कम होगा उसमें हम लोग थ्योरी और जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है दोनों को एक साथ कर रहे हैं। साथ ही साथ क्लास 11 और क्लास 12 के मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का स्टार्टिंग के चैप्टर्स का एनसीईआरटी का वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया जा रहा है। सो आप आव्या क्लासेस के साथ बने रहिए और एक एक करके आप देखेंगे कि आपके काम की बहुत सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.1 का थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका प्रॉब्लम देंगे। सो बने रहिए मेरे साथ और आइए वीडियो देखते हैं। सो आइए इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद एक एक करके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 के जितने भी एक्सरसाइज हैं उसको सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में टोटल 11 एक्सरसाइज दिए गए हैं और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है। सो टोटल 12 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो बने रहिए आप मेरे साथ और आइए हम लोग बेसिक पहले पढ़ते हैं। सो देखो, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बारे में आपको आइडिया है। यदि आइडिया नहीं है तो मैं डिफरेंशिएशन का भी वीडियो साथ साथ तैयार कर रहा हूं, उसको देख करके डिफरेंशिएशन का आप आइडिया ले सकते हैं। सो इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। सो आपको डिफरेंशिएशन पहले आना चाहिए, तब आप इंटीग्रेशन में ज्यादा पारंगत हो पाएंगे। क्लियर है? और इस कारण से इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। सो यदि आपको एंटी डेरिवेटिव लिखा रहा है तो आप समझ सकते हो कि आपको बेसिकली इंटीग्रेशन ही बोल रहा है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि कोई एक फंक्शन है f(x) जिसका वैल्यू है x³। अब मैं यदि आपसे बोलता हूं कि यहां पर ये दिखाओ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है, एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस है, तो आप क्या करोगे कि देखो, इसको पहले डिफरेंशिएशन करोगे और फिर इंटीग्रेशन करोगे और तब देखोगे कि सेम चीज आ रहा है या नहीं। सो आप जानते हो कि x⁴n का डिफरेंशिएशन मुझे करना रहे तो उसका वैल्यू क्या आता है? nxn-1। जिनको पता नहीं है डिफरेंशिएशन उनके लिए मैं लिखा हूं। सो x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x²। सो इसका डिफरेंशिएशन हुआ 3x², जिसको हमने एक दूसरा फंक्शन f(x) से डिनोट किया। अब इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। किसको इंटीग्रेट करेंगे? 3x² को हम इंटीग्रेट करेंगे और तब देखेंगे क्या आ रहा है। तो ये देखा जाता है कि इसको इंटीग्रेट करने पर वैल्यू x³ + c आ जाता है। मीन्स कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को ऐसे समझो कि आग और पानी है, दोनों मिल गया तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। x³ से शुरुआत हुआ और x³ पर खत्म हो गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्लस c आ गया। ये क्या है? हम लोग इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप जान जाओ कि जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात होगी तो एक कांस्टेंट फैक्टर आप जोड़ोगे। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कुछ टर्म्स जो कि आपके इस चैप्टर पढ़ने के काम में आएंगे। पहला है, यदि हम किसी टर्म का ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं तो अंदर में जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिस फंक्शन का, उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। क्लियर है? और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? x के रिस्पेक्ट में, इसलिए ऐसे बोलोगे। और एक कांस्टेंट टर्म तो आप इंटीग्रेशन निकाल कर जोड़ोगे ही। अब ये जो इंटीग्रेशन आया, इसको यदि आप डिफरेंशिएशन कर दोगे तो फिर आपको जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन किए थे वही आ जाएगा, जो हम लोगों ने देखा है कि इनवर्स प्रोसेस होने के कारण होता है। अब लोग आगे बढ़ते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग टाइप का जो फंक्शंस है उसको समझते हैं। सो पहला है इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्राइक फंक्शंस, और इसमें फर्स्ट होगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n। देखो, ध्यान दो कि हम लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की हेल्प से यहाँ पर निकालना है। सो
आप यदि कोई एक फंक्शन है x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ रहा है, x टू द पावर n आ रहा है, इसका मतलब x टू द पावर n का इंटीग्रेशन ये होगा, ठीक है, बिकॉज डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इनवर्स है। सो आप लिख सकते हो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन दैट इज x एंड dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस c, बिकॉज ये हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन देख रहे हैं। और ध्यान दो कंडीशन क्या होगी, n नॉट इक्वल टू माइनस वन। क्यों एक कंडीशन है, बिकॉज आप n का वैल्यू माइनस वन लोगे तो देखो ये टर्म क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा x टू द पावर माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन प्लस वन। सो ये हो गया x टू द पावर जीरो टू द पावर जीरो, दैट इज वन बाई जीरो मीन्स की इंफिनिटी हो गया। सो क्लियरली n का वैल्यू माइनस वन में ये फॉर्मूला मुझे नहीं लगाना है। सो यदि मान लेते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन की बात की जाए तो कैसे निकालते हैं, मैं एक ब्रीफ आपको यहां पर दे देता हूं। यदि मान लेते हैं इसका लोअर लिमिट होता k1 और इंटीग्रेशन का अपर लिमिट k2 होता, तो ये जो इंटीग्रेशन का वैल्यू तुमने निकाल लिया ना, इसमें x आपको चेंज हो रहा है, फंक्शन किसका वेरिएबल है, x का वेरिएबल है। सो x में का वैल्यू पहले ऊपर वाला डाल दो, k2 डाल दो, और उसमें से x का वैल्यू k1 डाल के घटा दो। तो यही मेरा आ जाएगा, k2 डालोगे तो k2 टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन माइनस k1 टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। सो इससे ये आ गया। खैर हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन को बाद में देखेंगे, अभी हम लोग इनडेफिनिट देख रहे हैं। सो आप x टू द पावर n का जब भी इंटीग्रेशन आपको निकालना हो तो आप क्या होगा, इसका वैल्यू x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, जहाँ n का वैल्यू माइनस वन नहीं होगा, और ये चूंकि इनडेफिनिट है तो प्लस c कर दोगे। इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। देखो आपको कहीं से भी डाउट हो तो पूछिए, आराम से हम लोग पढ़ाई करेंगे, बिंदास होकर के पढ़ेंगे, और बहुत कम समय में आपका पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस, एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स और जेई के भी प्रॉब्लम्स कवर कर दूंगा मैं। सो x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 में 1 जोड़ दो, तो 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, 4 से फिर आपको भागा दे देना है। फिर 1/2, x का पावर 1/2 है, देखो फ्रैक्शन भी ले सकते हो। सो 1/2 में आप यदि 1 जोड़ दोगे तो क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, और नीचे में भी 3/2 से भागा दे दोगे। फिर आप 3/5 ले लिए सपोज करो, तो 3/5 में यदि 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 3/5 में 1 जैसे जोड़ोगे 8/5 हो जाएगा, और नीचे में भी आपको 8/5 से ही भागा दे देना है। सो ऊपर में जो पावर आया उतना ही से भागा आपको नीचे में भी देना है। अब माइनस साइन ले सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे माइनस भी होता है क्या सर, तो हाँ भाई बिल्कुल माइनस भी होता है। सो -3 है तो उसमें फिर से 1 जोड़ दोगे। आपको बस ध्यान देना है n का वैल्यू बस -1 नहीं होगा, बाकी सब कंडीशन हो सकता है। सो तब क्या हो जाएगा बच्चों, -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1। सो -2 जितना पावर आया उतना ही से तुम भागा भी दे दिए। सो -2 डिवाइडेड बाई -2 प्लस c। कितना आसान है ये अलजेब्रिक फंक्शन x टू द पावर n का इंटीग्रेशन निकालना। अब इसमें यदि हम कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब क्या होता है, ये देखो। सो यदि ax का पावर n लें, उसका इंटीग्रेशन करें, तो आपको पता है कि कोई कांस्टेंट टर्म हो ना तो उसको हम लोग बाहर आराम से निकाल सकते हैं। तो a टू द पावर n को बाहर निकाल दोगे तो बच गया यही टर्म। तो यही आपको आ गया an x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान था, फिर क्यों बताएं आप? बच्चों मैं इसको आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं एक दूसरा कंसेप्ट बताने वाला हूं, समझ रहे हैं? और वो कंसेप्ट है ये, देखो सेम चीज को मैं दूसरे तरीके से ला रहा हूं यहाँ पर। यदि ax का पावर मैं n लूंगा तो मैं लिख दिया ax का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और भागा दे दिया उस टर्म से जो x के मल्टीप्लीकेशन में है। x के मल्टीप्लीकेशन में क्या है, a है, मीन्स कि आप पूरा टर्म को एक साथ लेकर के भी कर सकते हो, आप बाहर निकाले बिना भी ले सकते हो, पूरा टर्म को एक साथ लेकर के भी कर सकते हो, और भागा बस x का जो कोएफिशिएंट होगा उससे आप दे दोगे। तो देखो सेम चीज आ गया ना, आपको सेम चीज आ गया है, an x टू द पावर n। अब कुछ लोग बोलोगे सेम चीज कैसे आ गया, देखो न्यूमरेटर में हो गया a टू द पावर n प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1, डिनोमिनेटर में हुआ a और n प्लस 1।
सो ये हो गया ए एन एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a इंटू n प्लस 1। देखो बच्चों सेम चीज आ गया। सो बिना झिझक के एकदम बिल्कुल आराम से x में कोई कोएफिशिएंट लिखा रहेगा तो उसको डिवाइड कर देना है जब हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। सो कंक्लूजन क्या आपने पाया, इतना जो मैं बोला, इतना जो आपको समझाया, इससे क्या कंक्लूजन आपने पाया कि डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ये है कि यदि इंटीग्रेशन आपसे मैं बोलूं x टू द पावर n का बोलूं तो आप बोल दोगे फटाक से x n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। लेकिन मैं यदि बोल दूं ax प्लस b टू द पावर n, इसका इंटीग्रेशन करो तो तुम सोचोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं कि कौन मेथड लगाएं, क्या लगाएं, कुछ नहीं लगाना है। बस सीधे ये देखोगे ax प्लस b। सो x का कोएफिशिएंट क्या है, a है। ठीक है भाई, हम कोएफिशिएंट वाला मेथड समझ चुके हैं। सो कर दोगे ax प्लस b का पावर n प्लस 1 भागा n प्लस 1 और x का कोएफिशिएंट से जो a है उससे नीचे में भागा दे दोगे। फिर से मैं एग्जांपल से एक बार बताता हूं। तुमसे बोलेगा 2x प्लस 5 टू द पावर 3 dx, ये निकालो तो क्या लिखोगे 2x प्लस 5 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 और देखोगे x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से भागा दे दोगे। देख रहे हो, ऐसे करके आप निकालोगे। ये बहुत ही अच्छा मेथड है। तो ऐसे करके हम लोग समझेंगे। अब यदि मान लेते हैं कि तुमसे ये कहा जाए कि n का वैल्यू -1 लोगे तो क्या होगा। आप बोलोगे सर जी आप बताएं n का वैल्यू -1 छोड़कर बाकी सब तो समझ गए। n का वैल्यू -1 लेंगे तब क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला देखो। जैसे तुम x का पावर -1 लोगे वो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। सो 1/x एक स्पेशल फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन होता है log mod x। अब मैंने log mod x क्यों लिया, log x क्यों नहीं लिया, क्योंकि log के अंदर निगेटिव क्वांटिटी नहीं होगा, आप ध्यान दो। और ये जो log है ना ये आपको e है, यहाँ पर जो बेस है वो e है। मीन्स कि अब तक आप पढ़ते आए हैं log टू द बेस 10, ठीक है, ये आपको है log टू द बेस e। तो मैं log टू द बेस 10x का मैं ग्राफ यहां से दिखा दे रहा हूं। सो y एक्सिस पर हो गया है आपको log 10 टू द log बेस 10 होगा और x हो गया और यहाँ पर x का वैल्यू। सो x का वैल्यू जब 1 होगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0 और x का वैल्यू यदि 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा। 1 से छोटा और 0 मीन्स कि x का वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा, इस टाइप से होगा। 0 पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -∞। सो x का वैल्यू यदि जैसे 0 की तरफ टेंड करेगा आपको log 10 टू द बेस x का वैल्यू किस पर -∞ पर टेंड कर जाएगा। सो ये आपको होता है log x का ग्राफ। अब देखो कि x का वैल्यू इसमें निगेटिव कहीं से आया है नहीं ना, सो x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मॉड लगाया गया। यहाँ पर आपको मैं डिफरेंशिएशन से भी दिखा देता हूँ। और log 10 बेस x का ये ग्राफ है, e x का ग्राफ भी इसी टाइप से होगा, सिमिलर होगा, केवल बेस का फर्क हो जाएगा। सो देखो यदि डिफरेंशिएशन करोगे log x का, इसको हम लोग एक चीज और बोलते हैं, इसको ln x भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ln x। ध्यान देना, कहीं भी ln x देखना तो इसका मतलब है कि ये है log ex। सो यदि डिफरेंशिएशन करोगे log x का तो वैल्यू होगा 1/x फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए, और x यदि लेस देन 0 है तो आपको अंदर में तो निगेटिव रखना नहीं है, सो तब आप -x लोगे। सो माइनस log -x का डिफरेंशिएशन होगा 1/-x इंटू -1 दैट इज 1/x। सो दोनों केस में जो ये डिफरेंशिएशन का वैल्यू आया वो 1/x ही आया, यदि x का वैल्यू तुम पॉजिटिव लेते हो या तुम निगेटिव लेते हो। सो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod x हो जाएगा, बिकॉज आपको log के अंदर में पॉजिटिव क्वांटिटी ही रखना है। सो यहाँ पर देखो बेस e लिखा हुआ है, सब ध्यान देना। अब से आगे से हमेशा ध्यान देना, मैं फिर से इस चीज को यहाँ पर लिख देता हूँ। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन को मैं i से दिखा रहा हूँ, x टू द पावर n प्लस 1/n+1 जहाँ n इज नॉट इक्वल टू -1 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हो जाएगा log टू द बेस e mod x। तो दो इंटीग्रेशन हम लोग सीख लिए हैं।
अब इसमें एक चीज आता है कि यदि एक फैक्टर हम लोग x में a से मल्टीप्लाई कर दे तब क्या वैल्यू आएगा। तो हम लोगों ने उस कंसेप्ट में देखा था कि सेम तरीके से आप कर दोगे, केवल x का जो कोएफिशिएंट है उससे भागा दे दोगे। सो मैंने यहाँ पर यही चीज किया है, देखो सेम चीज हो गया। अब यहाँ पर x की जगह मैंने कर दिया है ax प्लस b, और भागा किससे दे दिया, डिवाइड किससे कर दिया, a से कर दिया। सो यही आपको हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो मेरे ख्याल में इंटीग्रेशन में आप जो अलजेब्राइक फंक्शन का इंटीग्रेशन समझ गए होंगे। कहीं से भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तुरंत मुझे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को देख करके उसको शेयर भी कीजिएगा। दूसरा आता है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसे तो बहुत सारे इनका हम लोग देखेंगे, tan का देखेंगे, cot का देखेंगे, लेकिन आपके एनसीईआरटी में जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे ही मैं आपको बताता जाऊंगा। सो पहले आपको दिया गया sin x का, तो sin x का आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। ध्यान दो, हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को इंटरलिंक्ड करके दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बनाकर, पूरक बनाकर, इनवर्स बनाकर, अपोजिट बना करके ही सॉल्व करके दिखा रहा हूं अभी। सो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x। सो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस c। अब यदि इसमें कोई एक फैक्टर कर दोगे, x के आगे कोई एक फैक्टर k से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, sin kx बाई k प्लस c। क्लियर है। यदि मैं बोलूं कि cos ax प्लस b इंटू सी तब क्या होगा, फिर आप देखो यही पूरा हो गया। सो फिर आप देखोगे तो इसको लिख दोगे sin ax प्लस b प्लस सी, जो आ गया डिवाइडेड बाई जो x का कोएफिशिएंट है। अब समझ रहे हो ना कि कैसे ये जो कंसेप्ट है कि x का जो कोएफिशिएंट रहेगा उसे डिवाइड करेंगे, उसको हम लोग थ्रू आउट इस थ्योरी में समझेंगे। फिर आते हैं, आप जब cos का डिफरेंशिएशन करते हो तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स। सो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x। देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हुआ माइनस cos x प्लस सी। अब इसमें कोई एक फैक्टर कर दोगे, साइन ax प्लस b का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस cos ax प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस c। सिंपल, बस x के कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड देना है। यहां पर मैं दिखाया हूं, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos kx बाई k हो गया sin kx, तो sin kx का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos kx बाई c। आप अब ये ध्यान दे दो, ये सब जो है ना, ये सब आपको बिल्कुल आपके माउथ पे होना चाहिए, याद होना चाहिए। यदि आपको याद नहीं है तो रूम में इसको एक अपने दीवार पर चिपका दीजिए, बिकॉज आपको याद होना चाहिए कि। अब नेक्स्ट आता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। आपको मालूम है कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x प्लस c। और यदि सेक स्क्वायर के एक्स लिखें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan kx बाई k, बिकॉज x का कोएफिशिएंट क्या है, k। उसी तरीके से मैं बोलूं यदि सेक स्क्वायर ax प्लस b इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे tan ax प्लस b बाई a प्लस c। क्लियर है, आसान है ये सब टाइप का प्रॉब्लम। अब उसी तरह से आप कॉट में बात करो तो माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, सो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और उसी तरीके से यदि हम लोग कॉसेक स्क्वायर के एक्स का इंटीग्रेशन ले तो होगा माइनस कॉट के एक्स बाई के प्लस सी। सो आई थिंक यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देखो हमेशा जो जो सी वाला टर्म है ना वो सब निगेटिव देता है डिफरेंशिएशन करने पर। लाइक कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान दो, माइनस साइन एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन की मैं बात करूंगा तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन को मैं डी से दिखाया तो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर उसी तरीके से आप देखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सो जितना भी सी वाला टर्म है उसको डिफरेंशिएट करते हो ना तो निगेटिव साइन के साथ आता है। सो आई थिंक यहाँ तक आप कुछ समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यदि आप डिफरेंशिएशन करते हो सेक एक्स का तो क्या आता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये पता है डिफरेंशिएशन में। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, सेक एक्स आएगा।
सो सेक एक्स प्लस सी हो गया। यदि मैं k से मल्टीप्लाई कर दिया तो x के हर एक कोएफिशिएंट में k से मल्टीप्लाई करना होगा, जहां जहां x है वहां वहां k डालना होगा। तो सेक kx इंटू टेन kx का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक kx बाई k प्लस सी, मीन्स कि सेम आ गया, बस जो कोएफिशिएंट था उससे डिवाइड कर दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको यहां तक। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, मीन्स की डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉसेक एक्स। तो यही चीज यहां पर लिखा गया है। यदि मैं कोएफिशिएंट में कोई एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, आपको डिनोमिनेटर में वो टर्म से डिवाइड हो जाएगा। सो cosec kx into cot kx dx is equal to minus cosec kx by k plus c। तो ये सब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपके एक्सरसाइज 7.1 का हिस्सा है। अब आता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो e टू द पावर ax बाई a का जो डिफरेंशिएशन किया गया उसका वैल्यू कितना आया, देखो 1 बाई a। आपको मालूम है e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर ax इंटू a। यदि आपको पता नहीं तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर kx होता है k इंटू e टू द पावर kx। देखो e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है, लेकिन चूंकि x का कोएफिशिएंट में k था तो यहाँ पर k से मल्टीप्लाई हो गया। सो आप देखो कि इसका वैल्यू आया सॉल्व करने पर ये, इसका मतलब है कि e टू द पावर ax का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा e टू द पावर ax बाई a। मैं फिर से बोल देता हूं, e टू द पावर ax बाई a का डिफरेंशिएशन है e टू द पावर ax। सो e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर ax बाई a। सो यही हो गया इंटीग्रेशन। सो अब ध्यान दो कि e टू द पावर ax का जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो वही चीज होगा और उसमें उसका कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। सो e टू द पावर x जो है वो एक यूनिक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम ही आता है। अब आप देखो कि यदि मैं इसी टाइप का ले लूं फंक्शन e टू द पावर ax प्लस b तो उसका क्या इंटीग्रेशन होगा, यही हो जाएगा। क्लियर है, आई थिंक इस समय डाउट आपको नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक देख लेते हैं लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। लीनियर प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन का बोल रहा है कि k1 f1x प्लस k2 f2x, मीन्स कि दो आपको टर्म्स का जोड़ है, दोनों के मल्टीप्लीकेशन में कोएफिशिएंट्स हैं और उन दोनों फंक्शन को यदि आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसको आप अलग अलग कर सकते हो। इसको आप अलग कर दिए और इसको आप अलग करके आपने जोड़ दिया। सो बेसिकली यही आपको क्या है, लीनियर प्रॉपर्टी, मीन्स कि जो कांस्टेंट था उसको भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं और दो टर्म यदि जोड़ में है तो उन दोनों टर्म को अलग अलग कर सकते हैं। आई थिंक इसमें भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। ये आपके बुक में दिया गया, इसलिए मैं इसको कर रहा हूं और इसको बहुत शॉर्ट वे में करेंगे। अब इंडेफिनिट इंटीग्रल के ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए हम लोग एक फंक्शन लेते हैं। सपोज करो कि मैंने fx लिया 2x और इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। तो जैसे मैं इंटीग्रेट किया इसका वैल्यू क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो सी का अलग अलग वैल्यू के लिए क्या होगा, अलग अलग फंक्शन आएगा। लाइक मैं यदि सी का वैल्यू 0 लूं तो देखो क्या होगा, ये होगा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो यदि मैं fx को y के इक्वल मान लूं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा और ये फंक्शन यहां पर दिखाया गया है, इस पैराबोला से दिखाया गया है। क्लियरली आप यदि c का वैल्यू +1 लोगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इस केस में जो ये कर्व है ये ऊपर में +1 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा। कितने यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा, +1 यूनिट से ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा। बिकॉज x का वैल्यू 0 लोगे तो y का वैल्यू 1 हो रहा है। सो ये वाला पॉइंट होगा। अब इसी तरीके से यदि आप c का वैल्यू 2 लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया और ये 2 यूनिट से ऊपर में शिफ्ट हो गया। यदि आप c का वैल्यू -1 लोगे तो 1 यूनिट से नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। -2 लोगे, -2 यूनिट से कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो क्लियरली सेम ही कर्व है, लेकिन c का अलग वैल्यू लेने से आपको ये कर्व जस्ट शिफ्ट हो रहा है। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए फैमिली ऑफ कर्व्स वेयर ईच वैल्यू ऑफ c रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट कर्व ऑफ द फैमिली।
सो क्लियरली जो सी का वैल्यू है वो इंट्रीगेशन को चेंज नहीं कर रहा है, जो कि इंट्रीगेशन निकल के आया उस प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर रहा है, वो कर्व सेम रख रहा है, बस ओनली उसको शिफ्ट कर रहा है। सो इनडेफिनिट इंट्रीगेशन में जो हम लोग सी का अलग अलग वैल्यू डालते हैं उससे उस फैमिली का अलग अलग कर्व मिलता है। सो आई थिंक ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 देखते हैं।